अब हम लोग सीखेंगे कि आप कैसे बता सकते हैं कि किसी रैखिक समीकरण निकाय का, ठीक है, किसी भी रैखिक समीकरण निकाय का, ठीक है, जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, वो समपाती रेखा होगा, या फिर वो समांतर रेखा होगा। ठीक है, देखो आपके सामने जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इस चैप्टर में जो रैखिक समीकरण निकाय, इस चैप्टर में आप ग्राफ बनाओगे तो बेसिकली आप तीन तरह के ग्राफ से गुजरोगे। ठीक है, एक ग्राफ तो आप ऐसे बनाओगे जो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होगी। एक केस आपको ऐसा मिला होगा जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद ही नहीं करती, और एक केस आपको ऐसा मिलेगा जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब कि अगर एक समीकरण का ग्राफ ये वाली रेखा है तो दूसरे समीकरण का ग्राफ जो होगा इसी रेखा पे लाई करेगा। दूसरे समीकरण का ग्राफ क्या होगा, इसी रेखा पे लाई करेगा। ध्यान से इस पॉइंट को समझना। ठीक है, अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब कि मान लेते हैं, ठीक है, एक कोई समीकरण रहा होगा जिसका ग्राफ ये वाली रेखा रही होगी। ठीक है, ये वाली रेखा रही होगी। ठीक है, तो जो दूसरा समीकरण होगा ना उसका जो ग्राफ होगा ना वो इसी रेखा पे रहेगा। ठीक है, इसी रेखा पे रहेगा, तो इसी को हम कहेंगे अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करना। ठीक है, तो तीनों केस में होता है क्या, बेसिकली समझो। जब आप कभी भी ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो जो वक्र है या फिर जो रेखा है वो जितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना उसके हलों की संख्या उतनी होती है। ठीक है, अगर आपका ग्राफ, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, अगर आपका ग्राफ जो है, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है, तो वो जो समीकरण निकाय था, ठीक है, उसके केवल एक हल होंगे। ठीक है, केवल कितने हल होंगे, ध्यान रखना, केवल एक हल होंगे। ठीक है, अगर आपका ग्राफ अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देख लो ये अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यानी कि जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है तब उसको कहते हैं हम लोग अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करना, तब इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, किसके हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तथा ये जो रेखा होती है, ठीक है, इन दोनों रेखाओं को हम कहते हैं समपाती रेखा। ठीक है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। ठीक है, और एक केस आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब दोनों रेखा एक दूसरे को समांतर यानी एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे, और जब ग्राफ एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी डेट मीन्स कि आपके जो समीकरण निकाय उसके हल नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि कोई हल नहीं होगा, तथा जो ग्राफ होगा, ठीक है, यानी कि जो रेखाएं बनेगी वो आपकी समांतर होगी। ठीक है, तथा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, करना कैसे रहता है कि जब आप ग्राफ बनाओ और ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी होने का मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके एक हल होंगे। अगर ग्राफ की दोनों रेखाएं अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके अनंत हल होंगे। ठीक है, और ग्राफ की रेखाएं समांतर है यानी एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो उसके हल नहीं होंगे, यानी कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जब एक हल होते हैं, ठीक है, तो ग्राफ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, तो हम कहते हैं कि ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अगर एक दूसरे के ऊपर है यानी कि जब अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो जो रेखा बनती है ग्राफ की उसे हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। अगर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता यानी कि हल नहीं है, ठीक है, तब जो ग्राफ की रेखा बनती है इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। यानी कि जब ग्राफ का दोनों रेखा आपका एक दूसरे के समांतर होगा तब वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो उस केस में हमारे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। अब देखो, ठीक, ये तो रहा ग्राफ के माध्यम से कि ग्राफ देख के आप कैसे बता सकते हो कि हल होगा कि हल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ आपको ना दिया जाए, केवल समीकरण निकाय आपके पास है, उसकी मदद से अगर आपको बताना हो कि बताओ समीकरण निकाय का जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा कि समांतर होगा, तब आप कैसे बताएंगे, तब आप बताएंगे, ठीक है, गुणांकों के अनुपात से। ठीक है, अगर आपका a1/a2, ठीक है, इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, तब जो होता है, ठीक है, आपका हल जो होता है वो एक हल होता है। ठीक है, तथा जो ग्राफ होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ठीक है, ध्यान रखा, इस एक हल को आप लोग अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको किताब में अद्वितीय शब्द मिलेगा, अद्वितीय का मतलब ही होता है एक। ठीक है, तो अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है। तो जब a1/a2, ध्यान रखो, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, ठीक है, तब आपका जो समीकरण निकाय है उसके एक हल यानी अद्वितीय हल होंगे, तथा जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। ठीक है, फिर ठीक है, अगर समीकरण निकाय में अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, ठीक है, इस केस में ठीक है, आपके समीकरण जो निकाय होते हैं उसके अनंत हल होते हैं, तथा जो ग्राफ होती है, ठीक है, वो समपाती रेखाएं होती है। ध्यान रखना, इस केस में क्या होगा, अनंत हल होगा, तथा जो ग्राफ होगा वो कैसी रेखाएं होगी, तो बोलेंगे भैया वो जो ग्राफ होगा वो बेसिकली समपाती रेखाएं होगी। ठीक है, फिर तीसरा केस समझो, तीसरा केस अगर ऐसा बन सकता है आपका कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो, लेकिन भैया सी डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपके जो समीकरण निकाय है उसका एक भी हल नहीं होता है। ठीक है, और जो रेखाएं ग्राफ बनता है, ठीक है, वो रेखाएं आपकी समांतर होती है।
वो रेखाएं आपके क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो एक केस बनता है कि हल संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक है, जब भी हल हो, हल एक हो या हल अनंत हो, ठीक है, तब उसको हम लोग कहते हैं संगत निकाय या फिर संगत हल, यानी कि दिए गए समीकरण का जो निकाय है वो संगत निकाय है या फिर उसका जो हल होगा वो संगत हल होगा। ठीक है, एक हल हो या फिर अनंत हल हो, अगर हल होगा ठीक है तो उसे हम लोग संगत निकाय या फिर संगत हल कहेंगे, और अगर हल नहीं होगा तब उसे हम लोग असंगत निकाय या फिर असंगत हल कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछता है संगत है कि असंगत है, तो संगत असंगत कैसे निकालोगे, आप पता कर लोगे। अगर उसके एक हल है या अनंत हल है तो संगत होगा। ठीक है, और उसके हल नहीं है तब आपका असंगत होगा। कैसे पता करेंगे, ग्राफ के माध्यम से। अगर आपके पास ग्राफ है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो एक हल होगा, अनंत बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो अनंत हल होगा, एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो कोई हल नहीं होगा। जब एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती है तो आपकी रेखाएं समांतर होती है, जब अनंत बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो आपकी रेखाएं समपाती होती है, जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो आपकी इसकी प्रतिच्छेदी रेखा मिलती है। जब ग्राफ ना दिया हो, केवल समीकरण निकाय दिया हो, तो एक हल के लिए कंडीशन बनता है कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तब हम कहते हैं कि जो समीकरण निकाय है उसके एक हल होंगे। ठीक है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 बन जाए, ठीक है, तब हम कहते हैं कि जो समीकरण निकाय है उसके अनंत हल होंगे। उसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, और जब ये वाला केस आपका बन जाए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि दत्त समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, दत्त समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। यही आपका NCERT सारणी 3.4 में दिया हुआ है, देख लो। ठीक है, कि a1/a2, ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दो, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो क्या बोला है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी और केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल होगा। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि अनंत हल होती है और रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है, जब आपको यहाँ पर बताए हुए देख लो। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो अनंत हल होते हैं। ठीक है, वहीं तीसरा केस कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इस केस में कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं हमारी समांतर होती है। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि आपके पास एक समीकरण निकाय दिया हुआ है, ठीक है, ये कि 3x प्लस 4x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.2 पर जाएंगे तो हम यहाँ पर ये तो आपसे ठीक है आशा लगा ही सकते हैं कि a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 क्या होता है, आपको मालूम होगा। जो पहला समीकरण है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो a1 है, जो y का कोफिशिएंट है वो b1 है, और जो कांस्टेंट राशि है वो c1 है। दूसरे समीकरण में जो आपका x का कोफिशिएंट है वो a2 है, ठीक है, जो आपके y का कोफिशिएंट है वो b2 है और ये c2 है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, पहले आपको a1 लिख देना, जैसे a1 4 है, b1 3 है, c1 6 है, इस तरीके से आपको लिख देना। फिर a2 यहाँ पर 3 है, ठीक है, b2 यहाँ पर आपका 6 है और c2 आपका 12। उसके बाद करना क्या, आपको अनुपात प्राप्त कर लेना। जैसे a1/a2 अनुपात प्राप्त करिए तो क्या आया, 4/3। ठीक है, इसी तरीके से b1/b2 अनुपात प्राप्त कर लेना 3/6। ठीक है, b1/b2 करेंगे 3/6, काट के आ जाएगा 1/2, और जब c1/c2 करेंगे तो आएगा 6/12, दोनों कट के आ जाएगा 1/2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे a1/a2 b1/b2, ठीक है, एंड c1/c2 की तुलना करने पर, ठीक है, जब आप तुलना करोगे, ठीक है, तो a1/a2 का मान रखोगे यहाँ पर 4/3, बराबर में मान रखोगे b1/b2 का। अब यहीं पर आपका फैसला कर लेना कि क्या 4/3 1/2 के बराबर है, नहीं, तो यहाँ पर हम डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, ठीक है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अतः, ठीक है, दत्त समीकरण निकाय का मतलब यानी कि ये जो दिया गया समीकरण निकाय है, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसके अद्वितीय हल यानी कि एक हल होते हैं। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण निकाय का जो हल होगा वो कैसा होगा, तो बोलेंगे भैया दिए गए समीकरण निकाय का जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। देख लो, हम पीछे बताए हैं कि a1/a2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो दिए गए समीकरण निकाय का जो हल होता है केवल एक हल होता है यानी कि अद्वितीय हल होता है। इसी प्रकार से आपको पता करना है कि हल अद्वितीय होगा। अगर आपका ग्राफ पूछता है कि ग्राफ कैसा होगा, तो भैया जब अद्वितीय हल होता है तो हम क्या बताए थे कि प्रतिच्छेदी रेखा होती है, तो ग्राफ आप बता दोगे कि ग्राफ की जो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी होगी। अगर संगत असंगत पूछता है तो आपको बताए थे कि अगर हल है तो आपका संगत होगा, अगर हल नहीं है तो आपका असंगत होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 2 का आप हल देखना चाहो तो क्या करोगे, इसमें सबसे पहले लिखना क्या है कि आपको a1 b1 c1 लिख देना है। तो a1 आपका 4, b1 आपका 3 और c1 आपका कितना बन जाता है, 6 बन जाता है। a2
आपका 8, ठीक है, B2 आपका 6, ठीक है, और C2 आपका क्या बन जाता है 12 बन जाता है। उसके बाद क्या करना है A1/A2 देखना है। तो A1/A2 जब करोगे तो ये 4/8 आपका 1/2 आएगा, तो A1/A2 1/2 आएगा। जब B1/B2 करोगे, ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर B1 कितना है 3, B2 कितना 6, तो B1/B2 करोगे तो फिर से आपका 1/2 आएगा, ठीक है। और जब C1/C2 करोगे, ठीक है, तो C1 कितना है यहाँ पर 6 है और C2 कितना है 12, तो 6/12 यानी कि फिर से आपका 1/2 आएगा, ठीक है। जब दोनों की तुलना करोगे, यहाँ पर ये आप लाइन लिख लेना कि जब हल करोगे प्रश्न को तो ये लाइन आपको लिख लेना है, लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं तो लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रश्न को, ठीक है, जब आप देखोगे गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। जब ऐसा सीन बनता है कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर हो जाए C1/C2 के, तो हम क्या कहते हैं भैया कि जो दिए गए समीकरण निकाय है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या फिर आप सिंपल लिख देंगे कि अनंत हल होगा, ठीक है। कितना हल होगा अनंत हल होगा, ठीक है। आपसे हल की संख्या पूछेगा तो आप बता दोगे कि अनंत हल होगा, देख लो, ठीक है। A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2 होता है, तो हम क्या कहते हैं कि अनंत हल होगा। कितना हल होगा अनंत हल होगा। ग्राफ पूछेगा तो अनंत हल के केस में संपाती रेखाएं होगी, और हल संगत असंगत पूछेगा तो चूंकि हल है तो संगत होगा, और जब हल नहीं रहता है तो असंगत होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। देख लो यहाँ पर तीसरा नंबर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम तीसरा नंबर एग्जाम्पल में आपको क्या A1/A2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो A1 यहाँ पर 4 है, A2 यहाँ पर 8 है, तो 4/8 करेंगे तो A1/A2 1/2 आ जाएगा। जब B1/B2 लिखेंगे तो भैया B1 यहाँ पर 3 है, B2 यहाँ पर 6 है, तो 3/6 करेंगे तो B1/B2 भी 1/2 आ जाएगा। जब C1/C2 करेंगे तो C1 यहाँ पर 6 है, लेकिन C2 यहाँ पर मेरा 13 है, ठीक है। जब तीनों की तुलना करोगे तो पाओगे कि A1/A2 तो 1/2 है, जो बराबर है आपके B1/B2, क्योंकि वो भी 1/2 है, लेकिन डज नॉट इक्वल है C1/C2 के, क्योंकि C1/C2 आपका 1/2 नहीं है, ये आपका 6/13 है, ठीक है। और जब ऐसा सीन बनता है, ऐसा केस बनता है, तो हम उस केस में क्या कहते हैं, उस केस में कहते हैं भैया इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। क्या हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका क्या हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हम आपको बताए भी है, ठीक है, कि A1/A2, ठीक है, बराबर हो B1/B2 के, ठीक है, और डज नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के, तो उस केस में हल नहीं होता। और जब हल नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, और हल नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंगत, उसे हम क्या कहते हैं, असंगत, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको एक्सरसाइज 3.2 यानी कि प्रश्नावली 3.2 में आपको यूज करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, प्रश्नावली 3.2 की तरफ।